Hello everyone. Today we have Shreya Gupta with us. She has achieved an outstanding All India rank of 25 in NIMSET 2023, and we are here to gain insights into her journey, her strategies for success, and the valuable experiences she had along the way. Hello Shreya. We will be starting with your introduction. So, please give your introduction. Hello everyone, my name is Shreya Gupta. I am doing my BSc Mathematics from Agra University and I have secured AI 25 in NIMSET 2020. Okay, so Shreya, when did you join INPS and आपको INPS के बारे में कैसे पता चला? तो मैंने INPS 2021 में ज्वाइन करी थी। INPS मैंने जब मुझे निमसेट के बारे में पता चला तो मैंने गूगल पे सर्च किया था कि कौन कौन सी कोचिंग्स अवेलेबल है, तो उसमें सबसे अच्छी मुझे INPS ही लगी, उसी से मैंने INPS को ज्वाइन किया। So, throughout your preparation, first तो आप पहले ये बताओ कि आपका मोड क्या था स्टडी का, ऑफलाइन क्लासेस आपने ज्वाइन करी थी, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी थी? मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। ओके, सो ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत से स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, बट आपके एक्सपीरियंस से कैसा, मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन मोड में? ऑनलाइन मोड में आपको वैसे तो सब कुछ मिल जाता है कि क्लासेस सारी ऑनलाइन लाइव ही रहती हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में सिर्फ आपको एनवायरनमेंट का थोड़ा रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में क्लासरूम होता है और ऑनलाइन में आप घर से करते हो, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एक फैक्टर आता है घर पे डिसिप्लिन का। तो अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन मेंटेन करने में कितनी डिफिकल्टी होती है? अगर आप क्लासेस को डेली बेसिस पे फॉलो करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप क्लासेस को बंक करने लगते हो तो फिर डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है उससे। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे क्लासेस भी करते हो, असाइनमेंट्स करते हो, टेस्ट देते हो, तो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हो, असाइनमेंट्स कर रहे हो, तो आपको मतलब पूरा टाइम उसी में ही आप अपने डेडिकेट कर दोगे, तो ये है आपका कहना, दिस इज द वे टू डेडिकेट योरसेल्फ एंड मेंटेन द डिसिप्लिन। ओके, सो INPS में आप थोड़ा टीचिंग पैटर्न को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या पैटर्न था सर का पढ़ाने का, एंड आपके प्रिपरेशन में जो उनकी गाइडेंस रहती है या जो भी जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, कितना हेल्पफुल रहा है आपके प्रिपरेशन में? तो आपको पहली बात तो सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाता है, तो आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपका लेवल कितना है। आपको सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाएगा और हर चीज आपको कई बार समझाई जाती है। लाइव क्लास में एकदम पूछ सकते हो, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो और आपका हर डाउट उसी टाइम पे सॉल्व हो जाता है। सर बार बार समझाते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सर का गाइडेंस थ्रू आउट द ईयर हमेशा रहता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमेशा उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं और सारा होमवर्क भी दोबारा बार बार डिस्कशन होता है। सारे चैप्टर्स को बार बार रिपीट भी किया जाता है, ताकि अगर किसी का अच्छे से नहीं हो पाया तो वो फिर से उसको पढ़ सकता है। सो अब हम थोड़ा स्टडी मटेरियल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि कौन से बुक फॉलो करें, या सिर्फ और सिर्फ जो हमें कोचिंग से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो सफिशिएंट है। तो आप थोड़ा हमें बुक्स के बारे में बताइए कि आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी थी? मैंने पर्टिकुलरली कोई बुक फॉलो नहीं करी थी। जो हम लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाते थे वही मैंने बार बार रिपीट किए थे, और उसके अलावा मैंने निमसेट के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसकी मैंने बुक ली। सो जैसे कि आपने बताया कि आपकी पूरी प्रिपरेशंस आपने स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया गया था एनपीएस में उसके थ्रू करी है, तो आप थोड़ा स्टडी मटेरियल के बारे में बता सकते हो कि कितना स्टडी मटेरियल इफेक्टिव रहा, या जो जो क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड थे उससे सिमिलर क्वेश्चंस आए थे, या वही क्वेश्चंस आए थे, या उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आए थे? और स्टडी मटेरियल में मतलब किस तरीके से सिर्फ क्वेश्चंस होते थे या फिर थ्योरीज भी होती थी, और किस तरीके से स्टडी मटेरियल का यूज कर, मतलब स्टडी मटेरियल को भी कोचिंग में सॉल्व करवाते थे, तो ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। तो स्टडी मटेरियल में आपको थ्योरी की सीट्स अलग प्रोवाइड की जाती है और असाइनमेंट्स अलग प्रोवाइड किए जाते हैं। और असाइनमेंट्स में आपको 3 लेवल्स मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल बेसिक रहता है, जिससे आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड लेवल में उसको और ज्यादा आपका लेवल अच्छा करा जाता है, और थर्ड लेवल में भी उसको मोस्टली जेई और पीवीसी क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि उससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपको किस टाइप के कराए गए हैं। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि
अगर ये हो जाए, ये हो रहे हैं तो फिर वो भी हो जाएंगे। उसका डिफिकल्टी लेवल सेम ही रहता है। मोस्टली क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे वो फर्स्ट लेवल से ही आए थे, तो आपको अगर आपने अच्छे से असाइनमेंट्स करे हैं तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं उनको करने में। ओके श्रेया, सो अब हम बात करते हैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को लेके। सो फर्स्ट तो आप हमें ये बताओ कि आप एज अ अपीयरिंग स्टूडेंट हो या आपने ड्रॉप लिया है? ये नहीं। ओके, सो अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक ये प्रॉब्लम आती है कि पैंडेमिक के टाइम से थोड़ा हमें ये फिजिबिलिटी थी कि हमें घर पे रहना होता था, सो ऑनलाइन क्लासेस कर ली या फिर स्किप भी कर दी। तो बट अब हमें कॉलेज रेगुलर जाना होता है, और अब तो कॉलेज ने एक क्राइटेरिया भी लगा दिया 75% अटेंडेंस का। आई एम श्योर आपके भी कॉलेज में होगा। तो इसको आपने कैसे मैनेज किया, लाइक कॉलेज का करिकुलम एंड फिर निमसेट की प्रिपरेशन? कॉलेज में डेली जाना रहता था तो मैं क्लासेस को शाम को करती थी। कॉलेज का मोस्टली मैं कॉलेज में ही खत्म कर लेती थी ताकि घर पे आके मैं सिर्फ अपना कोचिंग पे ही फोकस कर सकूं। ओके, सो लाइक आप शाम को करते थे, मींस मल्टीपल बैचेस थे? यस। तो हम लोगों को 3 बैचेस एक दिन में क्लासेस, लाइव क्लासेस होती थी जिसमें हमें एक कंपलसरी ज्वाइन करनी रहती है, बाकी आप तीनों भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो मेरे पास क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम था तब मैंने की थी, लेकिन जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया उसके बाद फिर मैंने शाम की जो कोचिंग थी उसको कंपलसरी कर दिया था, और बाकी संडे वगैरह को मैं करती थी। बट ऐसा नहीं होता था कि लाइक आपने एक ही बैच ज्वाइन किया, लाइक जैसे कि आपने बताया 3 बैचेस होते थे, देन आप शाम वाला बैच अटेंड करते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि लाइक बाकी 2 बैचेस में जो पढ़ाया गया वो फिर कैसे आप कोप अप किए, आपने करा? लाइक फर्स्ट 2 बैचेस में कुछ और पढ़ाया गया, देन थर्ड बैच में कुछ और पढ़ाया गया, तो इस चीज को कैसे आपने मैनेज किया? लाइव क्लासेस रहती थी वो एक दूसरे से अनरिलेटेड होती थी। आपको तीनों में ही फुल कोर्स करवाया जाता है। आप तीनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, तो उनमें से एक को आप ऐसे पढ़ने के लिए और बाकी 2 रिवीजन के लिए कर सकते हो। बट आपको अगर सिर्फ पढ़ना ही है तो एक ही में आपका हो जाता है, आपका कुछ छूटता नहीं है उससे। ओके, मींस तीनों बैचेस में कंप्लीटली कोर्स करवाया जाता था, आप एज अ रिवीजन अदर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, लाइक जैसे आपने फर्स्ट वाला बैच आपने अटेंड किया, उसमें जो पढ़ाया गया वही चीज आपको सेकंड और थर्ड बैच में पढ़ाई जाएगी। इट्स अप टू यू कि वेदर यू वांट टू ज्वाइन और नॉट, एम आई राइट? यस यस। ओके, बस सो उनमें ऐसा रहता था कि जो चैप्टर्स होते थे उनमें 2 to 3 मंथ्स का डिफरेंस होता था। जैसे आज जो चैप्टर मॉर्निंग वाले बैच में पढ़ाया गया है वो 2 to 3 मंथ्स के बाद सेकेंड में, और उसके भी 2 to 3 मंथ बाद थर्ड में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे आपका बार बार रिवीजन होता रहता है अगर आप तीनों ज्वाइन करते हो, लेकिन अगर आप एक भी ज्वाइन करते हो तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो लाइक आप पर्सनली लाइक ऑन अ डेली बेसिस आप कितना आवर्स डेडिकेट करते थे फॉर द प्रिपरेशन, फॉर निम्स प्रिपरेशन? तो मैं क्लासेस करती थी जो भी मेरी मैं कर पाती थी, उसके अलावा असाइनमेंट्स और रोज टेस्ट रहता था रात में वो मैं करती थी, और उसके अलावा 2-3 घंटे मैं अपना रिवीजन को देती थी। सो लाइक आप थोड़ा अपना शेड्यूल एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक कॉलेज जाना, देन कैसे आप मतलब सुबह दोपहर तक ही कॉलेज है, इवनिंग तक कॉलेज, देन कैसे आप प्रिपरेशन का लिए टाइम देते थे, थोड़ा आप अपना शेड्यूल शेयर कर सकते हो? तो कॉलेज से आने के बाद फिर मेरी 6 to 8 क्लास रहती थी INPS की, और उसके बाद फिर 8 to 10 में मैं अपना असाइनमेंट वगैरह जो रहता था क्लास का वो करती थी। फिर 10 to 11 हमारा टेस्ट रहता था, और 11 to 12 या 1 तक मैं अपना पढ़ाई करती थी, उसी का रिवीजन वगैरह। ओके, सो मींस 6 to 8 मींस 2 आवर्स का आपका क्लास रहता था, देन आप अपने असाइनमेंट्स करते थे। तो लाइक असाइनमेंट्स का ये है कि आप जैसे ऑनलाइन मोड में हो, तो वो डिसिप्लिन आप कैसे मेंटेन करते थे कि असाइनमेंट करना ही करना है और सबमिट भी करना है? लाइक सबमिट करने के लिए भी आई थिंक कोई ऑप्शन होगा? यस, हम लोग को जो होमवर्क दिया जाता था वो दूसरे दिन उसका पूरा डिस्कशन होता था। आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट सर से पूछ सकते हो, आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट उसको डिस्कस कर सकते थे सर से। तो इसकी वजह से रोज के रोज होमवर्क होता रहता था, क्योंकि सर आपको दूसरे दिन डिस्कस कराते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती थी उससे।
और हम लोग को होमवर्क अपना सबमिट करना रहता था ईमेल की हेल्प से, जीमेल की हेल्प से, जो मैम हम लोग का चेक करती थी कि सब बच्चों ने होमवर्क सबमिट किया है नहीं, उससे डिसिप्लिन बना रहता था। तो लाइक बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि ऑनलाइन मोड में क्या वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाती थी। लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेरा मतलब है कि जैसे आपको कोई डाउट आया तो उतना ही इजी एंड लाइक अंडरस्टैंडेबल होता था उस डाउट को सर से क्लियर करना, जैसे कि ऑफलाइन बैचेस में होता है। बिल्कुल, आप सर से, आपको नहीं समझ में आता है, आप कई बार रिपीट भी कर सकते हो, सर आपको बार बार समझाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, सर पढ़ाते हुए भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, तो सर झिझकते नहीं है, एकदम आपको एग्जैक्टली बता देते हैं। आपको नहीं समझ में आता है, आप सबको कह सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई डरने की बात है। सर हम कभी कभी मना नहीं करते, वो खुद भी बार बार आपसे पूछते रहते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। तो उसकी वजह से कभी डाउट प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप डाउट है तो फिर रह गया सर। सो लाइक प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। लाइक कभी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, कभी हमारे प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, या फिर कभी हम उस पेज से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चंस वाले डाउट तो आपने जैसे कि बताया कि हाँ सर ऑलरेडी बोलते थे कि हाँ पूछो पूछो। सपोज आपको एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन कहीं आपका लाइक मोटिवेशन या फिर आपने प्रिपेयर किया है 1 ईयर, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अदर देन डाउट सॉल्विंग लाइक रिलेटेड टू क्वेश्चंस आई होंगी। सो उसको आपने कैसे सॉल्व किया, और क्या सर उससे उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, या फिर आप अगर चाहो सर से बात करना 1 to 1 तो क्या वो पॉसिबल है? अगर आपको कोई भी डाउट रिगार्डिंग वैसे रहता है तो सर वैसे भी क्लासेस में भी हमेशा उस चीज को गाइड याद रखते हैं और हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं। और इनफैक्ट आप क्लासेस के एंड में भी सर से अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप उससे भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सर से डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हो, सर हमेशा रेडी रहते हैं। आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो सर हमेशा कहते हैं कि आप पूछ सकते हो। और मुझे जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने सर से डायरेक्ट बात किया और मुझे इससे काफी हेल्प हुई। सो अब हम थोड़ा टेस्ट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिफोर गिविंग एनी एग्जामिनेशन। लाइक आप थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट और कितना टेस्ट, क्या मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट की डेली बेसिस पे टेस्ट होते थे या वीकली बेसिस पे टेस्ट होते थे, और वो टेस्ट देने से आपको क्या फायदा हुआ इन द एग्जामिनेशन? सब्जेक्ट बाय टेस्ट रहते हैं वो डेली बेसिस पे होते थे, और संडे को एक मॉक टेस्ट रहता था जो वीकली होता था। और जैसे जैसे एग्जाम पास आते गए तो जो मॉक टेस्ट था उसकी फ्रीक्वेंसी जो है धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर उसके बाद सैटरडे संडे को होने लगे, उसके बाद थ्राइस अ वीक होने लगे, और फिर इन द एंड 1 मॉक अ वीक होने लगा। और सबसे पहले तो टेस्ट से आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी आइडिया मिल जाता है। आपको पता होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। और मॉक से आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है और टाइम कैसे मैनेज करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, उससे भी काफी आइडिया मिल जाता है। सो लाइक जो टेस्ट आपको आपके कोचिंग में आते थे, लाइक मॉक टेस्ट हो गया या डेली टेस्ट हो गया, जो ओरिजिनल पेपर था, लाइक जो निमसेट 2023 का पेपर था, वो पेपर और जो आपके जितने भी टेस्ट हुए थ्रू आउट द ईयर और मॉक टेस्ट, कितनी सिमिलैरिटी थी उनमें? सिमिलैरिटी मींस पैटर्न्स की सिमिलैरिटी, लाइक क्वेश्चंस के पैटर्न्स की सिमिलैरिटी। तो डिफिकल्टी लेवल वाइज सर हमेशा लो लेवल हाई लेवल ऐसे मिक्स देते थे। तो आई थिंक मीडियम पेपर आया था, जो जैसे सर देते थे उसी के हिसाब से आया था। और पैटर्न वाइज भी सेम ही था। अगर आपने रेगुलर मॉक्स दिए हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी टेस्ट को, जो मेन एग्जाम था उसको अटेम्प्ट करने में। और डेली टेस्ट और मॉक सभी से उस चीज का आपको यूज टू हो जाते हो आप, कि आपको जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको करने में सो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। सो लाइक अगर हम निमसेट के पास ईयर पेपर्स देखें तो थोड़ा सा ये रहता है कि पेपर का अनसर्टेनिटी है कि पेपर बहुत हार्ड भी आ सकता है, लाइक 2019 का पेपर बहुत इजी भी आ सकता है, या एक मॉडरेट लेवल का ही पेपर आ सकता है। सो
थ्रू आउट योर प्रिपरेशन क्या आपने ये तीनों लेवल के क्वेश्चंस के तीनों लेवल के जो आपके प्रिपरेशन है, आप तीनों लेवल्स के लिए तैयार थे, या फिर आपने किसी या फिर लाइक आपने सिर्फ और सिर्फ हार्ड लेवल के लिए प्रिपेयर किया एंड देन इजी लेवल हो गया? तो आपको इन तीनों लेवल्स के लिए प्रिपरेशन करवाया गया था, या फिर एक स्पेसिफिक टारगेट लेके चल रहे थे कि हाँ सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के पेपर को ही हम इस ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं? तीनों टाइप के टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया गया था। जो भी मॉक्स होते थे, कभी बहुत इजी मॉक हो जाता था, कभी मॉडरेट लेवल रहता था, कभी हार्ड लेवल रहता था। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे तीनों से आइडिया लगने लगा कि अगर इजी है तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, मॉडरेट है तो कैसे करना है, हार्ड है तो कैसे करना है। तो तीनों के लिए प्रिपेयर करवाया गया था। और जैसा भी मॉक आता था उससे मतलब हर टाइप के मॉक बार बार आते थे। इजी भी कई बार हम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, मॉडरेट भी कई बार आए थे, और हार्ड भी काफी कई बार सर ने दिए ताकि हम लोग को अच्छे से आइडिया लग सके कैसे हर टाइप के मॉक को देना है। तो उसके लिए हम लोग को रेडी किया गया। सो लाइक अगर किसी मॉक या किसी टेस्ट में डिफरेंट मॉक या डिफरेंट टेस्ट में हमेशा आप टॉप नहीं कर सकते, या फिर हमेशा आपका एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं रह सकता, तो जब जैसे आपने कोई मॉक या किसी में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, किसी में थोड़ा खराब परफॉर्मेंस हुआ, तो क्या मोटिवेशन में वो थोड़ा सा चेंज आता था कि अगर आपका कोई अच्छा हुआ पेपर तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप फुली मोटिवेटेड हो कि हाँ मेरे से बहुत अच्छा हो जाएगा, बट अगर किसी पेपर में थोड़ा सा आपने कम स्कोर किया तो उस चीज को आप कैसे लेते थे और उस चीज पे आपने वर्क कैसे किया? अगर मेरा कोई मॉक अच्छा नहीं जाता था तो मैं उसमें अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढती थी कि उनमें मैंने क्या गलतियां की जिसकी वजह से ये अच्छा नहीं गया, और फिर उसको मैं अगले मॉक के लिए तैयार रखती। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी जो गलतियां मुझसे हुई हैं। और ऐसा कई बार हुआ कि अच्छा नहीं गया, तो इसके लिए मैंने अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव किया कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा कर सकते हैं। तो उससे मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। सो अब हम थोड़ा पेपर पैटर्न और उस पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी पे थोड़ा बात करते हैं। लाइक जैसे कि पेपर के 4 सेक्शंस होते हैं, सो पहले से ही आप सोच के गए थे कि हाँ इस सेक्शन पे इतना टाइम देना है, या फिर वो पेपर को देख करके आप वहीं पे डिसाइड करते हो कि हाँ किस सेक्शन को कितना टाइम देना है? तो मुझे थोड़ा मतलब मैं अगर डायरेक्टली पूछूं तो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी होती है उसके रिगार्डिंग आपने क्या प्रिपेयर किया था? मैंने आइडिया तो ऐसे लगाया था कि मुझे फर्स्ट 1 आवर जो है मैथ को देना है, उसके बाद रीजनिंग को देना है, और उसके बाद जो बचता है टाइम वो कंप्यूटर और इंग्लिश को देना है। लेकिन इस बार जो था एग्जाम उसमें मैथ थोड़ा ज़्यादा लेंदी आया था, तो मैंने मैथ को 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा दिया, और उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर और इंग्लिश अटेम्प्ट किया, और उसके बाद मैंने रीजनिंग को अटेम्प्ट किया। सो अगर हम समराइज करके ये बोले तो ये कहना बेटर होगा कि एक लाइक एक छोटा सा एक आइडिया लेकर के चलना इज गुड, बट अगर आप ये चीज एकदम फोकस करके चलो कि नहीं मुझको इतना टाइम ही इस सेक्शन को देना है, तो वो चीज कहीं ना कहीं जाकर के गलत हो जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर कि आप किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हो। लाइक एम आई राइट? यस यस, क्योंकि रीजनिंग इस बार इतनी टफ नहीं आई थी और मैथ थोड़ी लेंदी आई थी, तो रीजनिंग में जितना नॉर्मली टाइम लगता है उतना टाइम नहीं लगा, लेकिन मैथ में जितना टाइम लगता था उससे थोड़ा ज्यादा ही लगा। तो अगर आप फिक्स करके जाते हो तो फिर आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होती। सो अब हम थोड़ा एग्जाम प्रेशर के बारे में बात करते हैं। लाइक गिविंग टेस्ट एट योर होम और गिविंग टेस्ट इन कोचिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन गिविंग टेस्ट इन एग्जामिनेशन हॉल। द अमाउंट ऑफ प्रेशर इज डिफरेंट एंड लाइक सी आपने अभी एग्जाम दिया है, सो आप थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे कि एग्जामिनेशन जो प्रेशर होता है वो कितना डिफरेंट होता है और उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग भी क्या आपने कुछ थोड़ा प्रिपेयर किया था, या एक माइंड मेकअप होता है एग्जाम देने से पहले कि हाँ कि इस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, जैसे कि आपने बताया अभी उसके टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बट स्टिल एक प्रेशर होता है कि कभी कभी पेपर एकदम हार्ड आ जाता है, कभी कभी बहुत ईजी आ जाता है, तो बहुत ईजी पेपर देख करके भी बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर उसको जल्दी जल्दी करने के चक्कर में काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और हार्ड पेपर देख करके फिर लोग पैनिक कर जाते हैं कि पेपर तो बहुत ज्यादा हार्ड है, कि अगर आपसे शुरुआत के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस नहीं बने तो एक अलग ही
माइंड में आ जाता है कि पेपर लग रहा है बहुत हार्ड आया है, 5 क्वेश्चन भी नहीं हुए शुरुआत के, तो इस चीज के रिगार्डिंग आप थोड़ा अगर गाइड करो। प्रेशर तो रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कितना भी घर पे उसको प्रिपेयर कर लेते हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में उसका अलग ही रहता है। और उसके लिए आपको सबसे पहले तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कई बार घर पे भी मैं काफ़ी नर्वस हो जाती थी स्टार्टिंग में जब मैं मॉक देती थी। और इसके रिगार्डिंग मैंने सर से भी बात की थी, तो सर ने जैसे मुझे गाइड किया। एक्चुअली आपको बार-बार जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, तो फिर आपको उसका आइडिया लगने लगता है कि आपको कैसे हैंडल करना है एग्ज़ाम में भी। तो और प्रेशर तो आई थिंक रहता है, क्योंकि एग्जाम पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। और लेवल कैसा है एग्जाम का, इजी या हार्ड, तो आई थिंक मैंने अपने आप को इसके लिए कंट्रोल करा था कि ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है या ज्यादा नर्वस भी नहीं होना है अगर कैसा भी एग्जाम आ जाए। तो उसके लिए फिर मैंने पहले से ही काफी प्रैक्टिस किया था। जैसे मॉक्स वगैरह जब मैं देती थी घर पे भी, तो मैं अपने आप को उसके लिए रेडी रखती थी कि अगर इजी आता है तो एक्साइटेड नहीं होना है, या हार्ड आता है तो पैनिक नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने अपने आप को पहले से काफी ट्राई किया था कि ना ऐसा कुछ रिपीट हो जाए एग्जाम में। सो लाइक जैसे कि आपने बताया कि आपको डिफरेंट मॉक्स मिलते थे, लाइक कभी इजी, कभी मॉडरेट, कभी हार्ड। सो ये चीजें आपने तभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी थी, या फिर एग्जाम से जो 1 मंथ पहले वाले मॉक्स होते उनमें आपने करना स्टार्ट किया? ये स्टार्टिंग में आपको प्रेशर इतना फील नहीं होता है, बट जैसे जैसे एग्जाम जब पास आता है तो आप इसको प्रेशर को फील करने लगते हो, और मार्क्स में भी वो दिखने लगता है आपकी परफॉर्मेंस में। तो जैसे जैसे जब एग्जाम में लगा तब मैंने प्रेशर फील किया, तो तब मैंने अपने आप को उन चीजों की रेडी किया कि अगर इजी आना है तो कैसे करना है, या एग्जाम का पैटर्न आएगा उसको कैसे हैंडल करना है। इन चीजों को मैंने एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही अपने आप को उससे यूज टू करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि अगर एग्जाम ऐसा हो तो प्रॉब्लम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके 25 रैंक के लिए। एंड आप एस्पायरेंट्स जो हैं 2024 के, जिनसे 2024 के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए अगर आपके पास कोई मैसेज या कुछ गाइडेंस हो, लाइक अभी तो आपने बहुत सारा गाइडेंस दिया है, बट स्टिल अगर कुछ मैसेज हो। आपको खुद पे बिलीव रखना है, और सेल्फ डाउट एक प्रॉब्लम रहती है प्रिपरेशन के दौरान। आपको लगता है कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा, तो उस चीज को नहीं आने देना है। सेल्फ डाउट रहता है, पर आप उसको डोमिनेट मत करने दो। आप अपनी बस प्रिपरेशन पे फोकस करो और करते रहो, उसमें रुको नहीं या हार मत मानो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सर से डिस्कस कर सकते हो, और अपने फैमिली से बात कर सकते हो। अगर डिमोटिवेट नहीं होना है और लगे रहना है, बस इतना ही आपके लिए काफी है। So it has been a pleasure speaking with Shreya Gupta, like who achieved an impressive AIR 25 in NIMSET 2023, and her insights into preparation strategies, challenges faced, and importance of determination have been truly inspiring. So we wish Shreya continued success in her future endeavors, and hope her achievements serve as an inspiration to the aspiring students. So thank you, Shreya, for sharing your valuable experience with us today. And thank you, everyone.